अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आप बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर नंबर 30 तक मुकम्मल कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 30 तक हमारा आप पढ़ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं आप तमाम बच्चों से कि आप तमाम बच्चे आप अच्छी तरीके से 2027 की तैयारी बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से आप तमाम बच्चे कर भी रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करता हूं, आप तमाम बच्चों से यही कहता हूं कि आप जेटी एकेडमी को बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी आपका बहुत कम है। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि जब पढ़ाई मुफ्त है, हमारा आप तालीम जो है बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर रहे हैं, हमारे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, तो हमारे तमाम बच्चों के ऊपर इतना फर्ज बनता है कि जेटी एकेडमी को हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर बात आपको समझ में ना आए, कोई बात आप समझ नहीं सके या कोई चीज आपको मालूम करना है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे कमेंट कीजिए और मालूम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके तमाम परेशानी का हल करने की कोशिश की जाएगी, आपके तमाम परेशानी को हल किया जाएगा। और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका साथी भी इससे फायदा उठा सके, आपका साथी भी जो आने वाले 2027 के इम्तिहान है उस इम्तिहान का बेहतर और अच्छी तरीके से वो तैयारी कर सके। ठीक है, तो आज मैं आप तमाम बच्चों को जो पढ़ाने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर आपका 31। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 31 यानी चैप्टर नंबर 31 आज हमारा आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 31 को आज हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 31 यानी चैप्टर नंबर 31 जो है आपका वो है कामिल इनकलाब। क्या है चैप्टर नंबर आपका 31? क्या है? कामिल इनकलाब यानी संपूर्ण क्रांति। किसको कहते हैं? कामिल इनकलाब। संपूर्ण क्रांति को कामिल इनकलाब कहते हैं। यानी कामिल इनकलाब जब इस चैप्टर को हम और आप पढ़ेंगे तो हमें और आपको जो है बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो 1974 में जयप्रकाश नारायण जो क्रांतिकारी हमारे हिंदुस्तान के हैं, इसके बारे में जो इन्होंने जो कारनामा किया था, इन्होंने अपनी पूरी जबानी को जेल में किस तरह खपाया हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान के लिए। आप तमाम बच्चों को जब चैप्टर पढ़ेंगे तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसीलिए आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 31 जो है कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब कहते हैं संपूर्ण क्रांति। ठीक है, क्रांति को यानी आप तमाम बच्चों का इस साल जो 2027 का टारगेट है, हमारे तमाम बच्चों का नंबर जो है इंशाअल्लाह आप मेहनत और लगन से पढ़िए, इंशाअल्लाह हर एक बच्चे का नंबर इस साल 97 और 98 हर एक बच्चे का आना चाहिए। इससे कम नंबर किसी भी हमारे स्टूडेंट, किसी भी तालिब इल्म का नहीं होना चाहिए। तो आइए चलते हम सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 31 है उसके राइटर और मुसन्निफ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बयान किया गया है, इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर नंबर जो है 31। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 31। और मैंने आप तमाम बच्चों से बताया कि चैप्टर नंबर 31 जो है आपका वो है कामिल इनकलाब। मैंने बता दिया कामिल इनकलाब किसको कहते हैं। आपका चैप्टर नंबर 31 कामिल इनकलाब। और इसके जो राइटर कह लीजिए, मुसन्निफ कह लीजिए या इसके लेखक कह लीजिए, इसके जो मुसन्निफ है वो है जयप्रकाश नारायण। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके जो राइटर कह लीजिए, मुसन्निफ कह लीजिए, इसके मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और ये कामिल इनकलाब जो है ये एक खुतबा है। खुतबा किसे कहते हैं? खुतबा कहते हैं भाषण और तकरीर को।
यानी जयप्रकाश नारायण जो जो भाषण दिया था, जो तकरीर की थी, हू बहू आपके चैप्टर नंबर जो है 31 उसके हू बहू उसी को लिख दिया गया है, हू बहू उसी को बयान कर दिया गया है। तो खुतबा किसे कहते हैं? भाषण और तकरीर को जो है खुतबा कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? आइए हम अब राइटर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे चैप्टर के अंदर जयप्रकाश नारायण ने किस चीज को बताया है और किस चीज के बारे में बयान किया है। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण की जो पैदाइश है, इनकी 11 अक्टूबर 1902 को बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद गांव सिताब दियारा में हुई थी। कहां? सिताब दियारा में इनकी पैदाइश हुई थी। अगर आपसे इम्तिहान में सवाल करे कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुई थी। और कहां हुई थी? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद पर एक गांव है सिताब दियारा, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, इन्होंने इब्तिदाई तालीम गांव के इब्तिदाई तालीम के बाद, यानी इन्होंने इब्तिदाई तालीम जो हासिल की है, इब्तिदाई तालीम की जो पढ़ाई की है अपने गांव के अंदर इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है। तो गांव के इब्तिदाई तालीम के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में 7वीं क्लास में ये दाखिला लिए थे। यानी अपने गांव में इब्तिदाई तालीम इन्होंने हासिल कर लिया, फिर उसके बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में इन्होंने 7वीं क्लास में दाखिला लिया और यही पटना कॉलेजिएट से ही इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया। मैट्रिक कहां से किया था? पटना कॉलेजिएट से ही इन्होंने मैट्रिक किया था। याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण ने मैट्रिक का इम्तिहान कहां से पास किया था, तो पटना कॉलेजिएट से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया था। और किस क्लास में यहां दाखिला लिया था? तो 7वीं क्लास में इन्होंने यहां दाखिला लिया था। ठीक है, आगे देखिए, फिर उसके बाद जो है शादी, इनकी जो शादी है, जयप्रकाश नारायण की जो शादी है वो 1920 में मशहूर वकील बुर्द किश्वर प्रसाद की बेटी से हुई थी। किससे इनकी शादी हुई थी? इनकी शादी कब हुई थी? तो 1920 में मशहूर वकील, मशहूर मारूफ वकील थे एक बुर्द किश्वर प्रसाद की बेटी से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, आप देखिए आगे। अब तहरीके आजादी की वजह से पटना कॉलेज छोड़कर बिहार वधिया पीर से इंटरमीडिएट पास किया था। यानी हिंदुस्तान तहरीके आजादी की वजह से, यानी जब गांधी जी आजादी की तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त देखिए कि वो स्कूल का, पटना स्कूल का माहौल जो थोड़ा सा ये खराब हो रहा, तो वहां पर अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के एक कॉलेज थे, क्या नाम था उसका? कांग्रेस के एक कॉलेज थे बिहार वधिया पीर से इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया था। ठीक है, आगे देखिए, फिर प्रोफेसर फूलदेव सावर वर्मा से तालीम के लिए ये बनारस चले गए थे। कहां चले गए थे? किससे तालीम हासिल करने के लिए? फिर ये प्रोफेसर फूलदेव सावर्मा से तालीम हासिल करने के लिए ये बनारस तशरीफ ले गए थे, यानी बनारस चले गए थे। फिर 15 मई 1922 को आला तालीम हासिल करने के लिए, 15 मई 1922 को आला तालीम यानी ऊंचाई की तालीम हासिल करने के लिए जयप्रकाश नारायण जो है ये अमेरिका छूट गया, यहां अमेरिका, एक मिनट, इतना याद रखिएगा कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका चले गए थे। कहां चले गए थे? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका चले गए थे आला तालीम हासिल करने के बाद। आला तालीम हासिल करने के लिए वो अमेरिका चले गए थे। ठीक है, फिर अमेरिका में उन्होंने कैलिफोर्निया और शिकागो के तालीमी इदारों से इन्होंने इस्तीफादा
किया था। यानी अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया और शिकागो के तालीम इदारे से उन्होंने इस्तिफादा किया, यानी वहां भी थोड़ी सी वो तालीम हासिल की थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए समाजियात में ओहायो यूनिवर्सिटी से ये एमए किया था। आपसे पूछेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने एमए किस सब्जेक्ट में किया था, तो समाजियात में इन्होंने एमए किया था। कहां से एमए किया था, तो ओहायो यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था। ठीक है, आगे देखिए। अब सितंबर 1929 में ये हिंदुस्तान वापस आ गए थे, यानी फिर अमेरिका से जयप्रकाश नारायण सितंबर 1929 में हिंदुस्तान वापस आ गए और 1930 में पहली बार गिरफ्तार हुए और नासिक जेल में 1933 तक रहे। यानी 1929 में जयप्रकाश नारायण जो है वो अमेरिका से हिंदुस्तान चले आए, फिर 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1930 से 1933 तक यानी 3 साल ये मुकम्मल नासिक जेल के अंदर जो है जयप्रकाश नारायण ये बंद रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। फिर 1942 के आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में बंद हुए। यानी फिर उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण को 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में ये 18 दिसंबर 1943 से लाहौर किले में मुंतकिल कर दिया गया था। यानी जयप्रकाश नारायण को 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में इसको बंद कर दिया गया। फिर 18 सितंबर 1943 से लाहौर किला में ये मुंतकिल कर दिया गया था। यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में आता है कि दिवाली के समय जब 1942 के आंदोलन में इसको जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था, तो वो 17 फीट की ऊंचाई से कूदकर वो जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर फिर जो उनका काम था क्रांतिकारी का, वो काम अपना शुरू इन्होंने कर दिया था। कहा जाता है कि अगर वो जेल से कूदकर नहीं भागते, जेल से नहीं निकलते, तो उस वक्त का जो माहौल था और बद से बदतर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए। फिर बाद में फिर उन्हें लाहौर से आगरा जेल, फिर उसके बाद पहले हजारीबाग जेल, फिर उसके बाद उनको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और फिर उन्हें लाहौर से आगरा जेल मुंतकिल कर दिया गया था। ठीक है, 11 अप्रैल 1964 को जेल से बाहर, कब 11 अप्रैल 1964 को जेल से ये बाहर आए। यानी इसकी जो ज्यादातर वक्त जो है जयप्रकाश नारायण का जेल के सलाखों में अपने मुल्क के अंदर जो करप्शन था उसके लिए वो अपने जबानी को सर्व किया और जेल के सलाखों में बंद होना मंजूर किया। लेकिन वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर क्रांतिकारी हो, हिंदुस्तान के अंदर सब एक साथ रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसकी वजह से वो हमेशा जेल के अंदर रहा करते थे। ठीक है, फिर 1974 में बिहार के तालिबे इल्मों की तहरीक की कयादत हाथ में आई थी। यानी 1964 में ये जेल से बाहर आए, फिर 1974 में बिहार के तालिबे इल्मों की तहरीक की कयादत इनके हाथ में आई और एक कामयाब मुल्कगीर आवामी तहरीक की बुनियाद रखी। किसकी बुनियाद रखी? फिर उसके बाद जो है मुल्कगीर आवामी तहरीक की ये बुनियाद रखी। फिर 1975 में इमरजेंसी लगती है और गिरफ्तार हुए। देखिए कितनी मर्तबा जेल में गए। 1930 में गिरफ्तार हुए, फिर 1943 में गिरफ्तार हुए, तो 64 में रिहा हुए। फिर उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण को 1900 इमरजेंसी के वक्त 1975 में भी इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर 1977 में इमरजेंसी उठने तक इब्तिदाअन जेल अस्पताल के बिस्तर पर रहे।
यानी जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो उसके बाद या तो वो जेल के बिस्तर पर या अस्पताल के बिस्तर पर, यानी उसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत ही नहीं थी कि वो अब लड़ाई लड़ सके। बिल्कुल लाचार और बिल्कुल कमजोर हो गए थे, तबीयत बहुत ज्यादा अलील रहती थी। इसी वजह से कभी अब अस्पताल के बिस्तर पर और कभी घर के बिस्तर पर ये रहते थे। अब देखिए इनकी तसनीफ जयप्रकाश नारायण ने कौन कौन सी किताब लिखी है। इनकी जो अक्सर किताब है ये इंग्लिश में लिखा करते थे, इंग्लिश के शानदार जानकार थे। तो तसनीफ देखिए, कामिल इनकलाब, सरवरदे और जेल डायरी, ये सब जो है अंग्रेजी में थे, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया बाद में। कामिल इनकलाब, सरवरदे और जेल डायरी अंग्रेजी में है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण का इंतकाल जो है कब और कहां हुआ। जयप्रकाश नारायण का इंतकाल 18 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ था। कब हुआ था इनका इंतकाल? 1979 को। और कहां हुआ था? तो पटना में जयप्रकाश नारायण का जो है ये इंतकाल हुआ था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे जयप्रकाश नारायण के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं बार बार आप तमाम बच्चों से एक बात कहता हूं कि आपके जो अक्सर और ज्यादातर सवाल जो है, आपका सवाल अक्सर और ज्यादातर सवाल आपके जो राइटर और मुसन्निफ होते हैं उसी के मुतालिक अक्सर और ज्यादातर सवाल आपसे बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे। इसलिए राइटर और मुसन्निफ के बारे में अच्छी तरीके से आप तमाम बच्चों को जो है याद करना है, अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि सवाल अक्सर उसी से आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, आगे आइए अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कामिल इनकलाब आपका चैप्टर नंबर जो है 31 यानी चैप्टर नंबर 31 आपका कामिल इनकलाब है। आइए देखिए इस चैप्टर के अंदर, इस क्रांति के अंदर जयप्रकाश नारायण ने किस चीज को बताया है और किस चीज की ताकीद हर एक शख्स को किया है कि हमारा हिंदुस्तान जो है कैसा होना चाहिए और हमारे हिंदुस्तान के दरमियान, हिंदुस्तान में कोई भेदभाव किसी भी मजहब के दरमियान नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा हिंदुस्तान एक जैसा और एक तरीके के होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए इस तहरीक को कामिल इनकलाब की हैसियत से देखता हूं और मुझे यकीन है कि इसकी वजह से सियासी, मुआशरती, तालीमी और इखलाकी एतबार से बुनियादी तब्दीली वाक़े होगी। कौन बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण। आज जो हमारे समाजी ढांचा, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ ढांचा उभरेगा, जहां नापसंदीदा अनासिर की कम से कम गुंजाइश होगी। यानी नापसंदीदा चीज की हमारे मुल्क के अंदर जर्रा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक ऐसे नए हिंदुस्तान की तामीर हमारी कोशिश है। क्या बोल रहे हैं? एक ऐसे नए हिंदुस्तान की तामीर हमारी कोशिश है जहां का हर बाशिंदा खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारेगा। अमीर और गरीबों के दरमियान दूरी नहीं होगी जैसे आज हम देख रहे हैं। ये माजी की बात हो जाएगी। इस्तेहसाल का खात्मा होगा या कम से कम गुंजाइश होगी। यानी जितने भी करप्शन और जितने भी ऊंच नीच, जितने भी चीज है घोटाला, हर एक चीज को हिंदुस्तान के अंदर से खत्म होना चाहिए और हिंदुस्तान को बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही मानना था क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, आगे देखिए। नए माहौल में समाजी बुराइयां नहीं होगी और इंसाफ का दौरा होगा। मुआशी एतबार से एक ऐसे ढांचा उभरेगा जहां समाज के गरीब और कमजोर तबके की फलाह बहूदगी को औलवियत हासिल होगी। हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, ज़रई मजदूर, बेजमीन किसान और इसी तरीके से दूसरे पेशावरों की हालत में तब्दीली पर पहले ध्यान दिया जाएगा। यानी आदिवासी, मुसलमान, हर एक चीज के, हर एक के तब्दीलियों पर, जमींदार जिसके पास जमीन नहीं है उनके तब्दीली पर ध्यान दिया जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो मुझे उम्मीद है कि समाजी हैसियत से नुमाया तब्दीलियां आएगी। समाजी बुराइयां मसलन जुआ, छुआछूत,
जात पात फिरका वारियत को खत्म होना है। हम हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं। इन जज्बों को मुस्तहकम बनाना है, उन्हीं तकवीयत पहुंचानी है और हर आदमी के दिल में इस जज्बे को उभारना है और अपने अमल से, अपने किरदार से इसकी सदाकत को साबित करना है। सिर्फ बातें नहीं बनानी है, यानी इसके जो सच्चाई है जैसा हिंदुस्तान चाहती है, सिर्फ बात से नहीं बल्कि उसको हमें करके भी दिखाना है। जब मैं दूर नजर डालता हूं तो दूसरे केमियोज और सबकी एक ही मंजिल नजर आती है। हाँ, एक तरीके जुदा है, मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूं कि इस तहरीक की मंजिल भी वही हो, यानी कामिल इनकलाब। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो हो मुकम्मल और कामिल इनकलाब यानी क्रांति हो कि वहां कोई चीज भेदभाव, किसी के साथ ऊंच नीच, जमींदार हो या बेजमींदार, किसी के साथ ऊंच नीच ना किया जाए, बल्कि हमारा हिंदुस्तान जो हो बिल्कुल एक जैसा, जहां हर समाज को रहने की मुकम्मल इख्तियार और मुकम्मल आजादी हो। यह इनकलाब उसी वक्त कमाल को पहुंचेगा जब हम अपने समाजी ढांचे में बुनियादी तब्दीली लाने में कामयाब हो सकेंगे। समाजी बुराइयों को मसलन जहेज की बदकुनी करनी होगी। मैं तलवा से कहता हूं, यानी जहेज जैसी जो लानत हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जिसको लड़की वाले रोकर अदा करते हैं। बहुत सारे लड़की के वालिद सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लड़के के वालिद पैसा ना होने की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। अभी भी ये चीज हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। वही बोल रहे प्रकाश नारायण, मैं तलवार से कहता हूं इसे खत्म करना चाहिए। और जहेज लेने वाले को देखिए जयप्रकाश नारायण क्या कह रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो ये लानत है उसे खत्म करना है। आप कहेंगे कि लड़कों के बाप तिलक जहेज मांगते हैं। जब तक हम अपने लड़कों के लिए तिलक नहीं लेंगे तो अपनी लड़कियां की शादी के वक्त कहां से देंगे? लड़कों के बापों की मांग को कैसे पूरी करेंगे? मुझे लड़कों और लड़कियों के वालिदैन से कहना है, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं, मुझे दोनों के वालिदैन से कहना है कि आपकी औलाद जो है जानवर नहीं, घोड़े बैल नहीं कि उनका सौदा किया जाए। यह तो निहायती शर्म की बात है। यानी लड़के और लड़की के वालिदैन से जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, तुम्हारा लड़का घोड़ा बैल भैंस नहीं है जिसका सौदा किया जाए। सौदा तो बैल भैंस का होता है। यह अपना जयप्रकाश नारायण का मानना था। ठीक है, हमारे माशरे और खासकर कदीमी मुआशरा मुख्तलिफ रहा है। सीता ने रामचंद्र जी को अपना खाबिन चुना। पहले सोवर हुआ करते थे जहां लड़कियां अपने शौहर मुंतखब करते थे। आज लड़कियों के वालिदैन लड़कों के वालिदैन को पहले राजी करते हैं और वो कहते हैं कि आप पहले लड़कों को राजी करे तब मैं कुछ कर सकूंगा। लड़कों से बात करो तो अच्छी लड़की भी उन्हें चाहिए और बाहर जाने के लिए खराजात के अलावा गाड़ी भी। और कोई उनकी बदबख्ती को बताए कि तुम्हें लड़की से शादी करनी है या गाड़ी से शादी करनी है। ये अपना आपको जयप्रकाश का नारायण सब चीज को खत्म करना तलबा से कह रहा है, लड़की से शादी करना है या गाड़ी से। तुम अपनी बीवियां चुन रहे हो या साइकिल। हम माशरती लिहाज से इतना पस्त हो गए हैं कि सोच नहीं सकते। मैं नौजवान से पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी शादी के वक्त तुम जहेज और तिलक चाहिए तो नौजवान के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो कहे नहीं। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि जब हम तलबा या स्टूडेंट या नौजवान से मालूम करें क्या तुम अपने शादी के वक्त तुम तिलक और जहेज लोगे तो उसके अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो कहे कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, तिलक और जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए। मैं नौजवान से कहूंगा कि तुम अपनी जात से बाहर शादी करो। हमने जात और कोतर जैसी लानत को सर पर चढ़ा रखा है। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हम नौजवान से कहेंगे कि तुम अपनी जात से बाहर शादी करो। जात को हम लोग जिस तरीके से बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखे हैं, जब तक ये समाज में इस तरह की तफरके मौजूद होंगे तो ये जितने भी खराफात है ये तमाम के तमाम खराफात होते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए,
अभी चल रही इस तहरीक का मकसद वजारत को खत्म करना और पहले या असेंबली का तोड़ना कतई नहीं है। इसकी मंजिल कामिल इनकलाब है, पूरे तर्ज जिंदगी के अंदर बुनियादी तब्दीलियां लानी है। एक चीज में तब्दीली लाने से मुआशरा का निजाम मुकम्मल नहीं होता, उसकी तकमील का तकाजा है कि जिंदगी के हर बुनियादी पहलू को बेहतरीन बेहतरीन तब्दीलियां लाए जाए। यहां जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं किसी एक चीज में तब्दीली लाने से हिंदुस्तान क्रांति नहीं होगा, यानी हिंदुस्तान बेहतर नहीं होगा, बल्कि हर एक चीज जितनी भी बेहयाई बुराई की चीज है उन हर एक चीज के अंदर तब्दीलियां लाना होगा। ठीक है, अगर समाज के एक उनसुर की इस्लाह की जाए और बाकी को उसके परागंदा हालत में ही छोड़ दिया जाता है तो उसकी जुज़वी इस्लाह का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मुकम्मल इस्लाह का तकाजा है यह है कि हर पहलू से मुआशरा की सफाई, वरना अच्छाई और बुराई ही है और जो अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब हम देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा जरूरत है कि पूरे मुआशरे की इस्लाह के लिए हम कदम उठाए और टुकड़ों में उसे बांटे नहीं। यानी हमको जब ये क्रांतिकारी चाहिए तो जितने भी करप्शन या जितने भी चीजें हैं उन तमाम चीज को खत्म करना होगा, हर एक चीज पर आवाज उठाना होगा और उसमें हर एक को बढ़कर अपना कदम बढ़ाना होगा, हर एक को साथ देना होगा। तब हिंदुस्तान के अंदर जितने भी करप्शन, जितनी भी चीज है, घोटाले हो, करप्शन हो, पहले भी हुआ करते थे जिसके खिलाफ आदमी आवाज उठाते थे, लेकिन आज का दौर और आज का वक्त ऐसा है अगर आप आवाज उठा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ तो आप फौरन जेल जाने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, हमारी मंजिल बहुत अहम है लेकिन वो काफी दूर है। हमारा मकसद साले जमहूरियत है, यानी बिल्कुल साफ सुथरा जमहूरियत, नेक जमहूरियत है। हाँ, अवाम की हुकूमत बनानी है, इस्तेहसाल को खत्म करना है और तंगदिली और तफरकात की दीवारों को मिसमार करना है। एक नए हिंदुस्तान की तामीर करनी है। यह काम बहुत मुश्किल है लेकिन जब अज़्म मुस्तहकम हो तो मंजिल का मिलना लाजिम अम्र है। यानी जब इंसान किसी काम को करे और पुख्ता इरादा कर ले कि हम इस काम को कर ही रहेंगे, जब तक यह काम मुकम्मल नहीं हो जाएगा हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो काम जरूर पाए तकमील तक पहुंच जाता है। हमें मंजिल जरूर मिलेगी क्योंकि हमने नेक नियति से मुआशरे को साले बुनियादी पर खड़ा करने का मुसम्मम इरादा किया है। हमें अफराद को बदलना है और साथ में समाज को भी एक ऐसा समाज जहां फर्द समाज के लिए जीता हो, उसका बनाना मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश ऐसी मंजिल तक पहुंचने की है। इनकलाब एक दिन में नहीं आता, लिहाजा हम आगे की तरफ कदम बा कदम बढ़ते जाएंगे। यानी इनकलाब जो है किसी भी माशरे में एक दिन में नहीं आता, बल्कि उसके लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद ही इनकलाब जो है ये पैदा होता है। मैं लगातार गांधी जी के रास्ते पर जोर दे रहा हूं, आप उसे मेरा खबत कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी पर कोई चीज जबरदस्ती लादता नहीं हूं। अवामी जिद्दोजहद की स्ट्रेटजी का तकाजा यही है कि हम पर पुरअमन राह को ही अपनाए। आपकी कामयाबी का इस्तेहसाल उसी पर है कि आप कितने पुरअमन हैं। आप एक तशद्दुद करेंगे तो मद्दे मुकाबिल 100 करने की सलाहियत रखता है। यानी जब हिंदुस्तान को बिल्कुल कामिल इनकलाब बेहतर बनाना है तो अगर कोई एक तशद्दुद हमें नहीं करना है। अगर हम एक तशद्दुद करेंगे, एक लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हमारे मद्दे मुकाबिल जो है वो 100 बार उस तरीके की कोशिश करेगा। ठीक है, लिहाजा जहन से तशद्दुद की बात को बिल्कुल निकाल देंगे। यह तहरीक सालेह जमहूरियत के कयाम के लिए है और साले जमहूरियत तशद्दुद और डंटों के जोर पर कायम नहीं की जा सकती। अमन का ख्याल रखे बगैर ये नामुमकिन है। यानी हमें कहीं भी इनकलाब पैदा करना है तो वहां अमन व अमान बिल्कुल जरूरी है। ठीक है,
यह गांधी वादी जयप्रकाश का खबत नहीं, अमन वक्त का तकाजा है। अगर कल लाठियों के जोर पर चुनाव हुए तो उसकी बुनियाद पर कैसी जमहूरियत सामने आएगी। यानी लाठी के जोर पर चुनाव, अगर तुम हमारे वोट नहीं देंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे कैसा जमहूरियत बनेगा हम आप खुद समझ सकते हैं। क्या डंडों के जोर पर बनी हुई जमहूरियत साले होगी? बिल्कुल साले नहीं होगी, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होगी। बगैर अमन के जमहूरियत साले और पायदार हरगिज नहीं हो सकती। अमन और जमहूरियत एक सिक्के के दो पहलू है। अमन है और जमहूरियत जो है दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के बगैर उनका वजूद नहीं हो सकता है। यानी जमहूरियत कायम करना है तो अमन व अमान को बरकरार रखना होगा। तशद्दुद फैला के अगर जमहूरियत बनाना चाहते हैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे जमहूरियत में यकीन है, लिहाजा मुझे तशद्दुद में यकीन नहीं है। मुझे आवाम की सलाहियत पर भरोसा है, इसलिए मैं कतई नहीं चाहता हूं कि चंद बंदूक आवाम के कांधों पर सवार और आवाम के नाम पर हुकूमत करे। जो लोग आवाम की सलाहियत पर भरोसा नहीं करते वही तशद्दुद और बदनामी की बात करते हैं, या जो लोग आवाम का एतमाद हासिल करने की सलाहियत नहीं रखते वो तशद्दुद की राह अपनाते हैं। जहां आवाम बेदार हो जाते हैं वहां तशद्दुद नुकसानदेह और बेमाने चीज हो जाती है, और जहां आवाम बेदार नहीं होता वहां तशद्दुद बेरहम और शफाफ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तारीख आलम के पुरतशद्दुद इनकलाबों की तारीख पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पड़ता है कि वो इनकलाब लंबे अरसे की जिद्दोजहद के नताइज थे। नए तर्ज अमल करने में काफी अरसा लगा और रफ्तार बहुत ही धीमे रही। पुरअमन इनकलाब में ढांचा की तब्दीली और नए तर्ज अमल के साथ साथ चला करते हैं। इस तर्ज की बाखूबी और तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर इसमें नतीजा पर पहुंचा हूं कि अगर तशद्दुद इनकलाब खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान में आता है तो उसे काफी अरसा लगेगा, लेकिन पुरअमन इनकलाब फौरी लाया जा सकता है और वो तो आ चुका है। यानी जयप्रकाश नारायण का मानना था कि अगर तशद्दुद के साथ इनकलाब लाना है तो बहुत काफी अरसा लगेगा, अगर अमन के साथ इनकलाब पैदा करना है तो फौरन कायम हो जाएगा। जब तक पूरा समाज तैयार नहीं होता इनकलाब रहनुमा नहीं होते। यह इनकलाब के साइंस का एक अहम उसूल है। समाज में जब यह तजाद दूर हो जाता है तो इनकलाब की जमीन तैयार होती है। जब समाज में मसाइल तकलीफ दे और वो हद पहुंच जाते हैं तो आवाम की बेचैनी नए हालात को जन्म देती है, और जैसा कि मार्कस ने कहा है कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाता है, मसाइल हालात में नुमाया तब्दीली के लिए बाइस हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। बदवानी के सिलसिले में आज वही सूरत हाल है। इसने हालात में नुमाया तब्दीली लाई है और इनकलाबी तब्दीलियों के लिए जमीन तैयार हो चुकी है। यह तब्दीलियां आने वाली है, वरना समाजी ढांचा ही टूट जाएगा और बिखर जाएगा। इनकलाब किसी इनकलाबी रहनुमा तामीर हो मिन्नत नहीं हुआ करता है, और गांधी जी ने ही ऐसा कर दिखाया है कि इनकलाब तो समाजी हालत और तारीख की कोख से उभरता है। यानी हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब लाना है तो इसमें तशद्दुद नहीं करना होगा, बल्कि अमन अमान काम करना होगा। उसके बाद ही आप अपने मुल्क के अंदर इनकलाब जो है बर्पा कर सकते हैं। ठीक है, इनकलाबी रहनुमाई की खुसूसियत यह होती है कि वो वक्त के धार को पहचान लेता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकत से अदम तशद्दुद की राह अपनाकर मसाइल के हल की तलाश करें। यानी तशद्दुद बर्पा ना कर, तशद्दुद को खत्म करके मसाइल को हल करने की राह को तलाश करें। ठीक है, हमें इसलिए अपनी जिंदगी वक्त करनी होगी और उससे बेहतर हासिल जिंदगी या कोई मंजिल नहीं हो सकती है। इनकलाबी फौज की रीढ़ की हैसियत इनकलाबों की होती है, जिन्होंने इनकलाब के लिए अपने को वक्फ कर दिया, और काम आसान नहीं, जिंदगी को वार पर लगाना है। ठीक है।
हम आज एक ऐसे तारीखी मोड़ पर हैं, सदियों से बराबरी और आजादी और इख्वत के देखे जाते हैं। ख्वाब हमसे कुछ तकाजे कर रहे हैं, बगैर स्टैंड की हुकूमत का ख्वाब अभी पूरा होना बाकी है, और हर किसी को अपनी सलाहियत के मुताबिक, हर किसी को अपनी जरूरत के लायक वाले उसूल पर भी अमल नहीं हो सकेगा। हालांकि मुतकाजी है कि अब उन पर अमल हो और इंसानियत का एक अहम पहलू सुर्खरुई की मंजिल तक पहुंचे। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि दूसरे इनकलाब ने समाज के सिर्फ खारजी मसाइल को हल किया, जबकि उनके जरिए लाए हुए इनकलाब मकसद दोहराता है। यानी जब तशद्दुद से इनकलाब बर्पा होता है तो इंसान के सिर्फ जो खारजी जरूरियात होती है वही बुरा होता है, लेकिन जब इनकलाब सही तरीके से होता है तो इंसान की हर एक जरूरियात को पूरा किया जाता है। ये गांधी जी कहा करते थे। ठीक है, इनकलाब इंसानी पहलू को उजागर करेगा और इंसान के सोचने की तरीके में नुमाया तब्दीलियां लाएगा। उसके बाद समाज में बुनियादी तब्दीली लाने की कोशिश होगी, ये इनकलाब रूहानी होगा। ठीक है, अपने मुल्क को इसी तरह इनकलाब की जरूरत है, लेकिन कौन आगे आएगा और कौन मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार है? इस मुल्क की रूह को कौन नौजवान ने बहुत तकवीयत पहुंचाई है? नौजवानों ही यहाँ की रूहानियत के इल्म बरदार है और बुजुर्गों ने क़यादत नहीं की है। यानी अगर किसी मुल्क या किसी जगह में इनकलाब पैदा करना होगा तो वहां के नौजवान को जगाना होगा, वहां के पढ़े लिखे इंसान को जगाना होगा, उसके बाद ही उस मुल्क के अंदर जो है इनकलाब पैदा हो सकता है। कारदार हयात की घमाघमी में कृष्ण ने अपनी रूहानियत की बंसरी बजाई। कृष्ण ने जवान थे जब सैयदनाथ ने अपनी हसीन बीबी और मासूम नौज़ादा बच्चे राहिल को छोड़कर रूहानियत की राह अपनाई और जवान थे, रगों में जोश और मारता हुआ खून दौड़ता था। उन्होंने एक रूहानी इनकलाब की बुनियादी डाली और अलवियत फलसफा के बानी शंकर आचार्य ने अपनी उठी जवानी को दिनों में रूहानियत का पुरजोर शुरू किया। जब अवामी आनंद और देनांत का फलसफा शिकागो के अमेरिका माहौल में आलमी बर्दारी के सामने रखा तो वो जवान ही थे। गांधी जी ने जब जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जहां जिहाद छेड़ा उस वक्त वो नौजवान थे। दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तान के दरमियान जिंदगी की रूह उन्होंने फूकी और दोस्तों और रूहानियत नौजवान की कुव्वत पर वाज चाहती है। लड़खड़ाते हुए बुढ़ापे की यही इतनी हिम्मत है। यानी अगर किसी भी जगह कहीं भी आपको इनकलाब पैदा करना है, किसी भी जगह इनकलाब लाना है, किसी मुल्क में इनकलाब पैदा करना है तो उस मुल्क के स्टूडेंट, उस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान को जगाना होगा। वो जवान ही कुर्बानी पेश करेगा, वो जवानी अपने बच्चे अपने बीवी की परवाह किए बगैर अपने मुल्क के अंदर जो है इनकलाब पैदा करेगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज के दौर में जो स्टूडेंट के साथ किया जाता है, जो तलवा के साथ नाइंसाफी आज की हुकूमत और आज के दौर में चाहे कहीं राज्य की हुकूमत हो, कहीं भी राज हो, हर राज्य में जो तलवा के साथ ये किया जाता है वो हमारे और आपके आंखों के सामने है। हम और आप रोज देख रहे हैं और इसका तसव्वुर भी कर रहे हैं। मैं आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।